बोलिए। कल जितनी बात हुई उसमें कुछ काम की बात मिली? कुछ मिला काम का? नहीं, सब कोई आराम में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी कुछ मिल गया, अब और ज़रूरत नहीं। जड़ परमाणु हैं। दूसरी तरह की चीज़ है जिसको हम चैतन्य इकाई के रूप में पहचान रहे हैं। चैतन्य इकाई, या जिसको हमने जीवन के रूप में पहचाना। जड़ परमाणु 108 प्रकार के, 118 प्रकार के हैं। जीवन रूपी एक इकाई एक ही प्रकार की है। ये भी अनंत हैं, ये भी अनंत हैं और ये भी अनंत हैं। ये ठीक हो गया? दोनों अनंत हैं। ये भी कल हमारे ध्यान में आ गया कि पदार्थ अवस्था से मिलके परमाणु ही, अणु ही पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त हैं और प्राण अवस्था के रूप में व्यक्त हैं। जीवन ही पशु शरीर को चलाता हुआ जीव अवस्था के रूप में व्यस्त है और मानव शरीर को चलाता हुआ ज्ञान अवस्था के रूप में व्यक्त है। तो ये सारा चर्चा हमने किया। इन सारी इकाइयों को देखते हैं तो ये सभी इकाइयाँ अपने आप में क्रियाशील हैं। ये सभी इकाइयाँ अपने आप में नियंत्रित हैं। ये सभी इकाइयाँ अपने आप में संरक्षित हैं। संरक्षित हैं का मतलब है कि हमेशा क्रियाशील है। और ये भी समझ में आया कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। ये पूरा एग्जिस्टेंस ऐसा ही है। तो इतनी चर्चा हमने पिछले 5 दिन में की है। नोट्स मत बनाते रहना, बहुत मन से नोट्स बनाते। इससे समझ में आता है सभी बच्चे पढ़ना ही चाहते हैं। तो सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि सभी बच्चे समझना चाहते हैं? सभी बच्चे समझना चाहते हैं। पढ़ने से यदि समझना नहीं होता हो तो पढ़ना निरर्थक लगता है, इसलिए बच्चों का मन नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ना किसी समझने तक नहीं पहुंच रहा है। तो पढ़ने का पर्पस सीखना या समझना है, स्किल या समझ। यदि पढ़ना स्किल या समझ को नहीं छूता है तो उसका ये औचित्य समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वो जिंदगी से कनेक्ट नहीं होता है। तो मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। यदि कोई चीज़ उसके लिए सुखदायी है तो वो नहीं कर पा रहा है, चाहे जॉब है, चाहे घर चलाना है, चाहे कुछ भी करना है। तो मानव जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है, उसके बाद चाहे वो कितना ही दुख पाएगा। कभी कभी हम दुख नहीं पाना चाहते इसलिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारे को वो कनेक्ट नहीं होता है, सुख से कनेक्ट नहीं होता है, तब तक उस चीज़ में रुचि पैदा नहीं हो पा रही। तो जितनी चर्चा हमने की है और उससे और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ तो चलिए, विशेष रूप से वो लोग जो पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube से करके नहीं आए, इस हॉल में इकाइयों के अलावा और भी कोई वस्तु है क्या? वस्तु मतलब वास्तविकता। इस हॉल में इकाइयों के अलावा और भी कोई वास्तविकता है क्या? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube से नहीं किए हैं उनसे बात हो रही है। वातावरण। तो
तो वातावरण मतलब एयर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल मतलब पदार्थ अवस्था, इकाइयाँ। प्रकाश, प्रकाश मतलब किसी इकाई का प्रभाव क्षेत्र। हाँ जी। और अंततः इकाइयों के जीवन भी इकाई है। अंततः इकाइयों के रूप में तो सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई इकाई तो होती है, या फिर उसमें व्यवस्था हो सकती है जिसको हम व्यवस्था भी इकाइयाँ ही हैं, इकाई समूह का नाम व्यवस्था है। हाँ, तो इकाई के रूप में तो हर चीज़ की इकाई हो ही सकती है, उसमें तो कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। इकाइयों के अलावा इस हॉल में और भी कोई वास्तविकता है क्या? कहाँ है हमें दिख तो नहीं रही है, और लेकिन दिख नहीं रही तो हम कैसे मान लेंगे? घड़ी पे बैठी है, कैमरे पे बैठी नहीं, है। हम सब जो इस चेतना चीज वो पर जीवन है, वो जीवन चिंतन है, कर रहे हैं। वो जीवन है, वो जीवन की अभिव्यक्ति है। जीवन अपने आप में एक इकाई है जिसका आकार है, आयतन है, मास है। एक जीवन एक शरीर को चलाता है। हाँ जी। और हाँ जी, खालीपन, कहाँ खालीपन है? कहाँ से हो आप? माइक दीजिए। मैं नंदाराम नाम है और झुंझुनू जिला है मेरा। झुंझुनू जिला है। मैं तो आप जो इकाई के बारे में कर रहे थे, जब वो सब चीज़ तो व्यवस्थित तो इकाई में ही आती है, तो इकाई के अलावा तो यही खालीपन लगता है। और तो मेरी समझ के हिसाब से तो यही लगा मेरे को। झुंझुनू में समझ ठीक काम करती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए। तो देखिए, आप ये कह रहे हैं, उसको और थोड़ा समझते हैं कि अंधेरी रात में हम आकाश में देखते हैं तो हमको अनंत तारे दिखाई देते हैं, है ना? ये सारे तारे कितने बड़े बड़े हैं? धरती से हजारों गुना बड़े भी होंगे। और ये सब अनंत तारे हमको दिखाई देते हैं, और सभी अपनी अपनी जगह स्थिर हैं कि सब घूम रहे हैं? सब सारे तारे ये सब अपनी जगह स्थिर हैं कि सब घूम रहे होंगे? सभी घूम रहे होंगे, है ना? और आपस में टकराते भी नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड को देखें तो दो तरह की वास्तविकता है। एक जिसको हम इकाइयों के रूप में पहचानते हैं, दूसरा ये इकाइयाँ, सारी इकाइयाँ खाली स्थान में लगातार घूम रही हैं और बहुत तेज गति के साथ घूम रही हैं, और अनंत इकाइयाँ हैं और आपस में नहीं टकराती हैं। इसका मतलब ये खाली स्थान एक बहुत बड़ा विस्तार है। तो खाली स्थान में घूमती हुई इकाइयाँ के स्वरूप में ये सृष्टि हमको दिखाई देती है। ये ठीक है? खाली स्थान में घूमती हुई ये अनंत इकाइयाँ के रूप में ये सृष्टि हमको दिखाई देती है। तो पूरी सृष्टि को देखें तो दो प्रकार की वास्तविकता है। एक प्रकार की वास्तविकता जिनको हम इकाइयों के रूप में पहचानते हैं, 1 2 3 4 के रूप में गिन सकते हैं, और दूसरी ये खाली स्थान रूपी वास्तविकता भी है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो अभी तक पिछले 6 दिन में, आज छठा दिन है, आज छठा, कल सातवां है, तो पिछले 6 दिन में हमने, पिछले 5 दिन में हमने इकाइयों को समझने की ज़्यादा कोशिश की है। आज हम ये खाली स्थान को समझने की कोशिश करेंगे। तो खाली स्थान कहाँ तक फैला है? उसको असीम बोलते हैं। जिसको गिन नहीं सकते उसको अनंत बोलते हैं। जिसकी सीमा को नहीं पहचान सकते उसको असीम बोलते हैं। तो असीम उसका फैलाव है। जैसे पेन दिख रहा है, आंख से दिख रहा है, आंख से दिख रहा है,
मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं हूँ तो इसको देखने वाला कोई नहीं। आँख कितनी भी ठीक रहे और खुली रहे, मुर्दा आदमी में आँख कुछ नहीं देखती। तो इसका मतलब है कि मैं देख रहा हूँ कि एक है। ये एक है कि दो है? एक है। तो जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और यूट्यूब से भी नहीं करके आए हैं, अभी उनसे क्वेश्चन है कि एक किसको बोलते हैं? एक किसको बोलते हैं? जैसे खालिस्तान एक है कि दो हैं? खालिस्तान एक है कि दो हैं? चलो, ये पेन एक है तो किसी एक को एक कैसे बोलते हैं? जो लोग शिविर नहीं किए हैं उनसे बात हो रही। हाँ जी, एक को एक कैसे बोलते हैं? जिसका अपना खुद का एक पहचान, एक अस्तित्व हो। कैसे पहचान एक हो किसी चीज की? क्योंकि एक ये एक विशेष प्रकार के योग्यता रखता है और ये एक है। ये एक है कि नहीं है? इसकी अलग योग्यता है। तो एक है ना, जी, है ना? तो एक किसको बोलते? अच्छा, इसकी अलग ये पूरी योग्यता। एक ये इस व्यवस्था में एक अपना एक योग्यता रखता है और सहयोगी योग्यता है। नहीं होगी तो उसको एक नहीं बोलेंगे, जी हैं? नहीं बोलेंगे। जी, योग्यता होगी तो एक नहीं बोलेंगे। सर, जो शून्य से ज्यादा है वो एक है। और शून्य क्या है? कुछ नहीं, खाली स्थान। शून्य खाली स्थान है। शून्य से ज्यादा एक, शून्य से ज्यादा है तो नहीं। शून्य से ज्यादा तो अनंत है। अनंत भी हो सकता है, लेकिन एक मतलब कैसे होगा? जहाँ खाली स्थान है वो जीरो है, वो मतलब शून्य है। एक किसको बोलेंगे? हेलो, एक का पता नहीं। सर, हम बचपन से हमें गिनती सिखाई जाती है, ये वो वाला एक है। नहीं सर, बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि ये 1 2 3 क्या होता है। आपको आज तक पता नहीं चला, बच्चों को कैसे पता चलेगा? है ना? आप तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी रही थी, एक का पता नहीं है। उसका जो एक है उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो एक है। अच्छा, ये एक है कि नहीं? सर, अब ये दोनों एक एक है। अब तो एक के भी फिर अनेक हैं। जी, कि किसका कार्य नहीं कर रहे हैं तो एक है कि नहीं है? नहीं, वो अलग चीज। कोई चीज कार्य करे ना करे, एक है कि नहीं है? दोनों मत रहे यूज की तो एक दोनों- है कि नहीं है? यूज की नहीं होगी तो क्या एक नहीं होगी? सर, ये एक ढक्कन है और ये एक दूसरे बिना ढक्कन का पेन है। वो दो अलग अलग चीज हैं। सर, वो अब ये टूट नहीं रहा है हाँ, तो सर वो ढक्कन का टूटा हुआ हिस्सा हो जाएगा। वो तो एक हो एक है जाएगा। कि नहीं है? वो एक हो जाएगा और वो जो बचा हिस्सा है तो वो एक किसको बोल रहे हैं? जिसको विभक्त ना किया जा सके भाई। और फिर ये एक है कि नहीं है? ये भी एक है। तो इसको विभक्त किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। जब सर सर, आप इसको तोड़ करके एक अलग चीज बना करके उसको विभक्त कर रहे हैं। वो सेम टू सेम वो तो बिल्कुल एक किसको बोल रहे हैं वही तो पूछ रहा हूँ। जो अनेक नहीं है। जो अनेक नहीं है, ये अनेक है कि नहीं? नहीं अच्छा, अब ये अनेक है कि नहीं? नहीं आपको दिख नहीं रहा है, ये तो अनेक ही है। नहीं ले, नहीं सर, वो पेन जो पूरा का पूरा है वो तो एक ही है, वो अनेक नहीं है ना। वो अलग अलग चीजें ये एक है कि नहीं? है। ये टुकड़ा एक है। और ये एक है कि नहीं है? वो एक तो ये एक है कि अनेक है? सर, ये तो एक है। जिसके टुकड़े ना किए जा सके, नहीं, ऐसी कौन सी चीज है? अभी सर टुकड़े कर देंगे उसके। तो अणु परमाणु के अलावा कोई चीज एक है ही नहीं, इसका मतलब आप एक हो कि नहीं हो?
सर हम अनेक इकाइयों के एक हैं। तो फिर ये एक है कि नहीं है? एक है। इनको वापस स्कूल में भर्ती कराया जाए। अनेक इनको है गिनती कि नहीं है? एक का पता नहीं है, देखो इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हो। सर हम अनेक में एक हैं। बोलते रहो। सर एक वो है जो सिर्फ एक सामान्य चीज है। अच्छा, और असामान्य क्या होता है? सर जैसे कि कोई बुक है वो एक ही है, और दूसरी हो गई तो फिर एक रहेगा नहीं रहेगा? तो सर वो दूसरी बुक होगी। अब तो पहली वाली रहेगी नहीं रहेगी? सर वो रहेगी। तो दूसरी की वजह से पहली है कि पहली है ही है? पहली है और दूसरी भी फिर है। पहली क्या है? सर गिनती में 1 2 3 4 नहीं होते। हेलो। पदार्थ की प्रारंभिक पदार्थ की प्रारंभिक। हाँ जी। पदार्थ की प्रारंभिक इकाई या पदार्थ के स्वरूप की प्रारंभिक इकाई। प्रारंभिक इकाई। ये प्रारंभिक कौन सी होती है? ये कौन सी है? ये प्रारंभिक है कि नहीं है? पहला पेज है तो पहला है, तो एक है कि नहीं है? एक है। अब वो उस पदार्थ की प्रारंभिक इकाई है, वो एक है। अच्छा, और प्रारंभिक और ये एक है और ये दूसरी है। अब वो ये उस वो उस प्रारंभिक इकाई की प्रारंभिक इकाई एक है। और मैं इसको बाहर से उठा के लाया हूँ। अब ये कौन सी है? बैठ जाओ, कुछ नहीं निकलेगा। हेलो। हाँ जी। आप अमेरिका में कई साल रहे हो? अमेरिका भी एक है, भारत भी एक है, पर दोनों मिलकर भी एक है। हाँ जी, एक किसको बोलेंगे? हाँ, छोटी सी समझ है कि ये जो परिभाषा एक और दो की, ये इंसान को मिसलीड करती है। एक बूंद है पानी की, जो मेरे समझ में आया, वो भी एक बूंद है। दूसरी पानी की बूंद, वो भी एक तो बूंद एक है। किसको बोलते हैं? बस ये इतने सी ये बात। कह रहा हूँ कि एक को समझने के लिए जो एक तो हमारे 1 2 3 4 जो गिनती है वो है, पर एक बूंद और 2 बूंद जब वापस मिल जाती है तो भी एक ही बूंद होती है। तो एक किसको बोलते हैं? तो एक ये ना, इस एक की परिभाषा किस तरीके से सोची गई है, वो एक जड़ में एक अलग है, चेतना में एक अलग है। तो मेरे को ये लग रहा है कि बूंद और सागर और नदी एक है, पर वो लाखों बूंदों से मिलके बनी है, पर है एक। तो एक क्या है? तो एक है ना, एक आपको जिस तरह से सिखाया गया है कि जो काउंटिंग है कि 1 रुपया देना, अब 1 रुपये का क्या काउंटिंग? अभी ये पता नहीं चला कि एक क्या है। नहीं पता चलेगा सर, आप किस अभी पता चलेगा। चलिए अभी पता चलेगा। तो उसको सोच के आप बोलोगे कि पता चल गया। हो सकता है। है सापेक्ष। एक जो अपने आप में प्रूवन हो, पूर्ण हो, तो पूर्ण क्या है? ये पूर्ण है, किसी और की जरूरत ना पड़े। तो ये अब ये पूर्ण एक है और तोड़ा ना जा सके। तो परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, पार्टिकल को भी तोड़ा जा सकता है, फिर एक है ही नहीं। तो एक कुछ नहीं होता है फिर। सर खाली स्थान जो है हमारे चारों ओर, उसके अंदर जो एक यूनिट डायमेंशन जो जगह घेरता है, जगह घेरता है। जैसे कि इस पेपर में जो छोटे छोटे टुकड़े आप कर रहे हो, वो एक इस पूरे खाली स्थान में पर्टिकुलर जैसे ये एक है कि नहीं? ये तो एक है, क्योंकि ये फिर ये अनेक है कि नहीं? अनेक तो कैसे होगा सर? हाँ, इसके टुकड़े कर देंगे। सर वो सर जब तक हम लोग वस्तु को या तो पदार्थ को डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक उसको जज करना मुश्किल है। क्योंकि आप जब बोलोगे कि पेन कितना है, तब जाके मैं समझ सकता हूँ कि वो एक है। उसका ढक्कन आपने निकाला तो वो फिर पेन नहीं रहा। और A4 साइज का पेपर आपने बोला तो एक वैसे डिजिट है, बट A4 साइज का पेज क्या है? रहने दो। सर 2 का न होना ही एक है। 2 का ना होना ही एक है। वेरी गुड, ताली बजाओ। तो ये एक है कि नहीं है? स्पेस का अभाव होना। अच्छा, स्पेस का, कहाँ स्पेस का अभाव हो गया? वाह रे, कहाँ से आए हो? उदयपुर से। अच्छा,
6। 6 तो पहले हो गए थे, अब 7 है सर। जाने दो आप। मैं इसीलिए गलत बता रहा हूँ ताकि मेरी शिविरों की संख्या बढ़ती जाए। सर हाँ जी सर, मैं एक तब लेता हूँ जैसे मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, है ना। अब मैं उसके आसपास, सर आपने जो ढक्कन दिखाया, सर मैं उसके आसपास और कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, तो मैं उसको एक लूँगा। पर आप उसको किसी और चीज़ में लगा देंगे, मैं अब उन दोनों को एक साथ देख रहा हूँ, उसके आसपास और सब कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मैं अब उसको एक मान लूँगा। सर अब आप उसको कितने में भी तोड़ देंगे, उसके आसपास खाली स्पेस हो जोरदार गई। तालियां। सही बोल रहे हो। तो सर मैं उनको फिर अलग अलग टुकड़ों देखिए, में देख लूँगा। सुनिए, जिसकी सीमा को देख सकते हैं उसका नाम एक है। थैंक यू सर। जिसकी 11th सीमा को देखा जा सकता है उसका नाम एक है। अब हर चीज एक है, समझ में आ गया। जिसकी सीमा को देखा जा सकता है, जिसकी बाउंड्री को देखा जा सकता है, उसका नाम एक है। तो जीवन भी इकाई है, क्योंकि वो भी एक है, उसकी सीमा को भी देखा जा सकता है। चलिए, तो एक समझ में आ गया, एक समझ में आ गया। अब खालिस्तान एक है कि दो है? अब खालिस्तान एक है कि दो है? बाउंड्री नहीं देख सकते, इसलिए उसको एक नहीं बोल सकते, इसलिए उसको असीम बोलना होता है। तो ये पता चला कि खालिस्तान असीम है। चलिए, पेन दिख रहा है? पेन कैसे दिख रहा है? तो जब मैं पेन को देखता हूं तो मुझको इधर भी आर पार दिखाई देता है, इधर भी आर पार दिखाई देता है, इधर भी, और इसलिए मेरे को बाउंड्री दिखाई देती है। और इसलिए जब पेन में देखता हूं तो आर पार दिखाई नहीं देता है। तो जब आर पार दिखाई नहीं देता है तब कुछ दिखाई देता है। जब आर पार दिखाई नहीं देता, कांच में नहीं, गाड़ी में बैठे रहते हैं और सर बाहर निकालते हैं और दाएं से कांच में लगता है, तो अपने को दिखाई नहीं दिया, कांच बंद था गाड़ी में, वो ट्रांसपेरेंट है, वो हमको बहुत दिखाई नहीं दिया। तो कोई चीज़ दिखाई देने का मतलब है कि वो पारदर्शी नहीं है, इसलिए दिखाई देती है। और यदि खालिस्तान भी कलर्ड होता तो क्या दिखाई देता, है ना। तो इसका मतलब है कि हमको कोई चीज़ दिखाई देती है तो केवल इकाई दिखाई देती है कि खालिस्तान पारदर्शी है इसलिए इकाई दिखाई देती है। तो खालिस्तान बेसिकली पारदर्शी है इसलिए उसमें अपारदर्शी वस्तु दिखाई देती है। यदि खालिस्तान भी कलर्ड होता तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देती और हमको केवल इकाई दिखाई देती है कि खालिस्तान में इकाई दिखाई देती है। पूरी भाषा ये बने कि खालिस्तान में इकाई है। हाँ, तो बेसिकली खालिस्तान अपने आप में पारदर्शी है इसलिए हम सभी एक दूसरे को देख पाते हैं। और जब किसी भी इकाई को देख रहे होते हैं, है ना, तो खालिस्तान में इकाई को देख रहे होते हैं, अकेली इकाई दिखाई नहीं देती है, खालिस्तान में इकाई दिखाई देती है। तो कोई भी इकाई अपने आप में अकेली नहीं है, वो खालिस्तान में है ना। और हमको खालिस्तान में इकाइयाँ दिखाई देती हैं। खालिस्तान अपने आप में पारदर्शी है इसलिए हम इकाइयों को देख पाते हैं। तो खालिस्तान की एक महिमा और पता चली कि खालिस्तान अपने आप में पारदर्शी है, असीम है,
है ना। खालिस्तान का आकार कैसा है? जब असीम उसका असीम ही है तो उसका आकार भी हमको पता नहीं है, इसलिए वो निराकार है। तो खाली स्थान के आकार को हम नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए उसके बारे में कहा कि वो निराकार है। एक ऐसी वास्तविकता जिसको हम खाली स्थान के रूप में पहचानते हैं, स्पेस के रूप में पहचानते हैं, है ना। अभी हमारे पास 2-3 शब्द और हैं, उनको भी देख लेना उचित है। जैसे एक शब्द हमारे पास स्पेस है, एक शब्द हमारे पास आकाश है, एक शब्द हमारे पास अंतरिक्ष है, एक शब्द हमारे पास वैक्यूम है। है ना, ये 4 शब्द हमारे पास। तो इन 4 शब्दों का क्या मतलब है? तो स्पेस का मतलब है ये खाली स्थान, स्पेस का मतलब है खाली स्थान, और जो असीम है वो खाली स्थान जब किसी धरती के वातावरण के रूप में है तब उसको आकाश बोल रहे हैं। धरती का, ये धरती यहाँ ख़त्म हो गई। हाँ जी, किसी का माइक खुला है, माइक बंद करें और माइक थोड़ा संभाल के रखें। ये धरती है और मान लीजिए 200 किलोमीटर ऊपर तक धरती का वातावरण है। तो धरती के वातावरण में जो गैस है, हवा है, इस सब को मिला के जब हम देखते हैं नीला आकाश हमको दिखाई देता है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि वहाँ खाली स्थान को हम आकाश के रूप में पहचान रहे होते हैं। तो आकाश शब्द के बारे क्लैरिटी हो गई। फिर इस अंतरिक्ष के ऊपर, खाली स्थान के ऊपर जहाँ कोई इकाई ही नहीं है, इसको हम अंतरिक्ष के रूप में पहचान रहे हैं। धरती के वातावरण के भीतर जब किसी डब्बे से हवा निकाल देते हैं, उसको हम वैक्यूम के रूप में पहचान रहे हैं। और इस सारे को एक साथ स्पेस के रूप में पहचान रहे हैं। ये बात सब तक पहुंच गई? कंफ्यूजन तो नहीं? फिर से बोलूं? फिर से एक बार बोल देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये खाली स्थान, स्पेस, आकाश, अंतरिक्ष, वैक्यूम, ये कई सारे शब्द हैं जो मूलतः एक ही वास्तविकता है, उसको हम अलग अलग जगह में खड़े होकर देख रहे हैं। जब खाली स्थान और स्पेस की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में ये पूरा ब्रह्मांड खाली स्थान में अनंत इकाइयों के स्वरूप में है। किसी धरती के वातावरण में, किसी धरती और धरती के ऊपर जो वातावरण है, जहाँ तक उसका मान लीजिए चाहे गुरुत्वाकर्षण है या हवा है, तो किसी धरती के वातावरण में जब खाली स्थान को देख रहे हैं तो उसको आकाश कह रहे हैं। किसी धरती के वातावरण में किसी इकाई विशेष के अंदर से, किसी डब्बे के अंदर से वैक्यूम पंप से हवा बाहर खींच दें तो उस समय आकाश को वैक्यूम कह रहे हैं, उस समय खाली स्थान को वैक्यूम कह रहे हैं। और हो गया। अंतरिक्ष का मतलब है किसी धरती के वातावरण के बाहर जहां कोई इकाइयां नहीं हैं, वहां खाली स्थान को अंतरिक्ष कह रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। वैक्यूम का मतलब है किसी धरती के वातावरण में, यहाँ ये बॉटल रखी है, बॉटल में से हम गैस को सक कर लेते हैं वैक्यूम से, तो अब उसमें किसी इकाई में यदि कोई भी इकाई खाली होगी तो उसमें हवा होगी। हवा को हमने सक कर लिया, खींच लिया बाहर, तो अब उसको कह रहे हैं कि ये वैक्यूम है। तो वैक्यूम का मतलब है किसी इकाई के भीतर जो खाली स्थान है उसको हम वैक्यूम बोल रहे हैं। यदि मूल उसमें कहेंगे तो मूलतः बात एक ही है। कोई भी ग्लास है, खाली ग्लास है, तो खाली ग्लास खाली है कि उसमें खाली स्थान है ही है, हवा है ही है। हवा को बाहर निकाल दिया, अब इसको वैक्यूम बोल रहे हैं। तो हाँ, मूल में स्पेस, अंतरिक्ष, सारे शब्द ये मूल में एक ही वास्तविकता को इंगित करते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हम उनको अलग अलग नाम दे रहे हैं।
जैसे अभी हमारे आपके बीच में स्पेस है कि नहीं, खालिस्तान है कि नहीं, और इसमें हवा भी है। हवा कहाँ है? खालिस्तान में है। हम कहाँ बैठे हैं? खालिस्तान में हैं। ये धरती कहाँ है? खालिस्तान में है। खड़ी है कि लगातार घूम रही है? 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है। कहाँ घूम रही है? खालिस्तान में घूम रही है। तीन बार बोल दिया, ध्यान नहीं देते हो। हाँ। नहीं, दोनों का एक ही मीनिंग है, स्पेस और अंतरिक्ष। तो 3 बार में क्या बताया? 3 बार में ये बताया कि मूलतः वास्तविकता एक ही है। वो एक वास्तविकता इस स्वरूप में है कि पूरा ब्रह्मांड को देखें कि खालिस्तान में अनंत इकाइयाँ उस खालिस्तान में घूम रही हैं। ये खालिस्तान है। लेकिन जब ये घूमती हुई धरती की सतह जहाँ आपका पैर रखा है, इसके ऊपर से लेके जहाँ तक वायुमंडल है, जब हम इस वायुमंडल में देखते हैं तो यहाँ हवा भी है। तो ये वायुमंडल किसी धरती का वायुमंडल जिसमें हवा भी है, लेकिन खालिस्तान है कि नहीं है? तो इसको आकाश कह रहे है तो खालिस्तान ही, लेकिन वो खालिस्तान जो किसी धरती का वायुमंडल है उसका नाम आकाश है। किसी धरती के वायुमंडल के बाहर उसको अंतरिक्ष कह रहे हैं। और किसी एक डब्बे में से हवा निकाल दी जाए तो खालिस्तान तो वहाँ भी है, वहाँ उसको वैक्यूम कह रहे हैं। सब मिला के खालिस्तान ही है, स्पेस ही है। बढ़िया। तो ऐसा हमने पहचाना कि बेसिकली हमने पहचाना कि खालिस्तान पूरे अस्तित्व देखें तो खालिस्तान में और जड़ और चैतन्य इकाइयाँ, कुल गेम इतना है। पूरा ब्रह्मांड देखें, पूरी सृष्टि देखें तो इतना है। खालिस्तान कैसा है उसको इंग्लिश में स्पेस बोल दिया। खालिस्तान कैसा है? वो असीम है, पारदर्शी है, उसका कोई आकार नहीं है। ऐसा हमने कुछ कुछ शब्द पहचाने। और आगे चलें तो क्या खालिस्तान का हम कोई टुकड़ा कर सकते हैं? कैंची बीच में चला दें तो खालिस्तान को किसी भी तरह से प्रभावित किया जा सकता है। उसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, खालिस्तान वहाँ से उड़ के भाग जाएगा। तो चाहे बॉम्ब लगा दें, कुछ भी तरीके से करें, हम खालिस्तान को प्रभावित नहीं कर सकते। तो खालिस्तान को ना काटा जा सकता है, ना उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, ना उसमें कुछ घटाया जा सकता है। तो खालिस्तान एक ऐसी वास्तविकता जो अपने आप में अखंड है, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा कि पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है जो कम अधिक से मुक्त होता है। तो ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना किसी भी प्रकार से उसको प्रभावित किया जा सकता है। वो अप्रभावित है। इसके जैसी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है, इसलिए अद्वितीय है। इसके जैसी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है ना, इसलिए एक नाम अद्वितीय है। तो ऐसा हम खालिस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसमान साफ दिखाई दे रहा था तो क्या हो गया था? इकाइयाँ उसमें जो धूल वूल था वो नहीं थी। तो खालिस्तान प्रभावित हुआ कि धूल नहीं थी वहाँ पे? प्रभावित। तो ऐसा तो ना हो अगली शरीर यात्रा में जो होगा इसमें जो होना था हो लिया। जी एक मिनट, आपने वैक्यूम जो बताया है, वैक्यूम जो बताया है, वो भी स्पेस ही है। स्पेस ही है। और वैक्यूम वही हो सकता है, उसका एक आकार हो सकता है उसकी, क्योंकि उसके अंदर की स्थिति है। तो स्पेस का तो कोई आकार नहीं होता, वो असीम होता है। करते बैठे तो अब ये समझ में आया कि सभी इकाइयों के चारों तरफ खालिस्तान है ही, इसमें कोई शंका नहीं है।
यहाँ पे इकाई के चारों तरफ खाली स्थान है और खाली स्थान में एयर है। एयर साफ हो सकती है, एयर गंदी हो सकती है, उसकी वजह से वो पेन दिखाई दे ना दिखाई दे। जैसे कोहरा हो गया, धुंध हो गई, तो हमको 3 फीट पे आदमी दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या हो गया, तो कुल मिला के इतना ही कह रहे हैं कि वाटर पार्टिकल डेंस होके, है ना, हमको दिख नहीं रही है चीज़ें, तो खाली स्थान प्रभावित हो गया कि खाली स्थान में धुंध ज़्यादा हो गई, इकाइयाँ ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमको कोई चीज़ नहीं दिख रही है। तो है तो कुल मिला के खाली स्थान में। तो अब ये चर्चा करते हैं कि खाली स्थान, इकाई के चारों तरफ तो खाली स्थान है ही, अभी चर्चा करते हैं कि इकाई के अंदर भी खाली स्थान है कि नहीं है। तो सभी इकाइयाँ मॉलिक्यूल से मिलके बनी हैं और मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता ही है। उससे कम डिस्टेंस पे ले आएंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, उससे ज़्यादा में ले जाएंगे तो भी नहीं पहचानते हैं। इसका मतलब ये हुआ और मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलके बना है और एटम के अंदर फुटबॉल का मैदान होता है। तो एटम के अंदर फुटबॉल का मैदान होता है, तो एक एटम के अंदर जितने पार्टिकल हैं और जितनी खाली जगह है, उसके रेशो को यदि ठीक से पहचाना गया तो ये पाया गया कि यदि इस धरती जिसका डाया 12,400 किलोमीटर है, उसको दबाने का कोई तरीका हमारे पास हो, तो मटेरियल कुल इतना है जितना एक फुटबॉल के साइज में आ जाएगा। जैसे रुई को दबाया जाए तो कितना बड़ा होता है, पूरे खेत की रुई पूरे खेत में फैली रहे, उसको दबाते हैं तो एक ट्रक में आ जाती है, क्योंकि रुई के अंदर खाली स्थान बहुत ज़्यादा है ना। लकड़ी के अंदर खाली स्थान कम है, लोहे के अंदर खाली स्थान और कम है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ की डेंसिटी का मतलब है कि पर स्क्वायर इंच में मॉलिक्यूल कितने हैं। तो पर स्क्वायर इंच में, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जितना मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जाएगी उतना उसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा। जितना उसकी संख्या कम होगी उतना उसके भीतर खाली स्थान ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि धरती के भीतर भी खाली स्थान इतना ज़्यादा है कि यदि उसको दबाने का कोई तरीका हमारे पास उपलब्ध हो तो ठोस माल केवल फुटबॉल के जितना, इतना खाली स्थान है। इसलिए धरती और चांद के बीच में भी खाली स्थान है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी खाली स्थान है, 2 कोशिकाओं के बीच में भी खाली स्थान है, एटम के अंदर पार्टिकल हैं, उसके भीतर फुटबॉल का मैदान है। इसका मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को टच करती है क्या? कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को टच करती है क्या? तो भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है कि नहीं? अणुओं के बीच में एक निश्चित दूरी में ही अणु एक दूसरे को पहचानते हैं। पूरी प्रकृति में ये सिद्धांत है व्यवस्था का कि अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। पूरी प्रकृति में ये सिद्धांत है अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। और अच्छी निश्चित दूरी का मतलब है कि हर इकाई अपने आप में व्यवस्था है। तो 2 इकाइयाँ एक दूसरे के पास आती हैं, उसका नियम ये है कि एक दूसरे की व्यवस्था को हस्तक्षेप किए बिना एक दूसरे को पहचान सकें, उतनी दूरी पे बनी रहती हैं। उतना नज़दीक आती हैं कि एक दूसरे को पहचान सकें और उतना दूर रहती हैं कि एक दूसरे की व्यवस्था में हस्तक्षेप ना हो। कैसे? कैसे? ट्रक के पीछे लिखा रहता है अच्छी दूरी बनाए रखें। ज़्यादा नज़दीक आ गए तो जीवन शरीर से मुक्त हो सकता है। आपको तत्काल दिखाई देगा कि दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और 10-20 किलोमीटर दूर रहेंगे तो घर नहीं पहुंचेंगे। तो कितना दूर रहते हैं? ताकि मैं अपने वातावरण सहित बना रहूं, ट्रक अपने वातावरण सहित चलता रहे और दोनों अपने अपने घर पहुंच जाएं। छत पे पंखा लगाते हैं, सर के ऊपर नहीं टांग देते हैं कि थोड़ा सा ऊपर उठवे तो हजामत बनाने की जरूरत नहीं।
ऊपर का मोची कट हो गया, और छत 20 फुट ऊंची है तो उतना भी ऊपर नहीं टांग देते हैं कि हवा पता ढूंढना पड़े हवा कहाँ गई। तो इसका मतलब है सर से एक निश्चित दूरी में पंखे को रखते हैं ताकि खतरा भी ना हो और हवा भी लगे। वही कह रहा हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ। अभी क्या हम चर्म चक्षु से देखते हैं, जब ज्ञान चक्षु से देखते हैं तो सच्चाई सामने आती है। रोटी बनाते हैं तो रोटी को गैस के ऊपर ही रख देते हैं कि बीच में जगह बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तवा नहीं, आँच के गैस में जब आँच जलती है तो उसके बीच में एक स्टैंड रहता है जो 1.5 इंच ऊपर उसको उठाता है, उसके ऊपर तवा रखते हैं। तो इसका मतलब है कि हीट किसी एक निश्चित पॉइंट पे मिलती है, उसके ऊपर ही रख दोगे तो भी नहीं मिलेगी और 2 फुट ऊपर रखोगे तो भी नहीं मिलेगी। इस रूप में ये भी समझ में आता है कि कैमरा भी इतनी दूर रखा जाता है, उसको उठा के मेरे सर पे भी नहीं रख दोगे और वहाँ भी नहीं ले जाओगे। जब कॉपी पे लिखते हैं तो पेन को ऐसे लिखते हैं, कॉपी में घुसा भी नहीं देते हैं और ऊपर से भी नहीं लिखते। तो अपनी ज़िंदगी में पूरी इसमें आप जितना भी देखेंगे, पढ़ते हैं तो 24 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ते हैं, ऐसा करके नहीं पढ़ते सर, और 10 फुट दूर रख के भी नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि हर जगह अच्छी निश्चित दूरी है, हर जगह अच्छी निश्चित दूरी है। हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे बाहर ही बाहर मिल के काम निपटा लेते हैं, घर लेके नहीं आते हैं। फिर कोई व्यक्ति होता है जो हमारे घर तक आता है, वो बाहर वाले ड्राइंग रूम से ही चला जाता है। फिर कोई व्यक्ति आता है जो अंदर वाले ड्राइंग रूम में आता है। अपने अपने घरों को याद कीजिए, कौन कौन लोग हैं जो आपके घर में किसी भी कोने में चले जाते हैं और आपको परेशानी नहीं होती। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? तो वो 2-4 ही मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जगह अच्छी निश्चित दूरी का सिद्धांत है। हम किसी आदमी के पास क्यों आना चाहते हैं, किसी आदमी के नज़दीक क्यों आना चाहते हैं? ताकि उससे जो सुख मिलना है वो मिल सके। और उससे दूर रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उससे दुख पाना नहीं चाहते। तो किसी भी व्यक्ति के हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ किन टॉपिक्स को बचा के रखते हैं, किन टॉपिक्स पे बात करते हैं? ऐसा टॉपिक छेड़ना नहीं चाहते जिसमें कि झंझट होने की संभावना हो, और वही टॉपिक छेड़ते हैं जिसमें कि बातचीत हो जाए। तो बातचीत में भी अच्छी निश्चित दूरी बना के रखते हैं, शरीर में भी अच्छी निश्चित दूरी बना के रखते हैं, भाव में भी अच्छी निश्चित दूरी बना के रखते हैं, भौतिक में भी उस अच्छी निश्चित दूरी को पहचानते हैं। तो पूरी सृष्टि में व्यवस्था मतलब अच्छी निश्चित दूरी। कदरदान तो आप ही। सर सर हाँ सर हाँ सर, हम खालिस्तान के बारे में मैं कुछ पूछना चाह रहा था। तो सर, खालिस्तान का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब उसके अंदर जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो खालिस्तान है। कुछ भी नहीं है मतलब इकाइयाँ नहीं है, कुछ तो है ही है वो। तो सर अगर कोई इकाई नहीं यानी कि कुछ भी मैटर प्रेजेंट नहीं है तो खालिस्तान है ना? तो सर आपने बोला मतलब जैसे खालिस्तान है वो किस चीज़ से प्रभावित नहीं होता यानी चेंज नहीं होता है, वो खालिस्तान है तो खाली ही रहेगा वो, और खाली के अंदर कोई इकाई नहीं होनी चाहिए, है ना सर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, मतलब कि खाली के अंदर इकाई हो सकती है नहीं हो सकती वो चीज़। सुन लो। हाँ जी, तो ये बात समझ में आई। अभी क्या गलती करते हैं हम अपने जीवन में? हम अपने जीवन में गलती करते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ शरीर, रूप, बल, धन, पद की आकर्षण की वजह से अच्छी निश्चित दूरी का सिद्धांत तोड़ देते हैं। रूप, बल, धन, पद के आकर्षण में अच्छी निश्चित दूरी के सिद्धांत को तोड़कर भ्रमित तरीके से सुख पाने जाते हैं, तो बस वहीं मार खाते हैं। जब भी अच्छी निश्चित दूरी का सिद्धांत टूटेगा तो वहाँ मार पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति में ऐसा ही नियम है। तो रूप के चक्कर में किसी के चक्कर में आ गए तो वहाँ झपा गए। छत्तीसगढ़ में उसको झपाना बोलते हैं।
है ना। पद के चक्कर में किसी के बहुत नज़दीक आना चाहते हैं, धन के चक्कर में किसी के बहुत नज़दीक आना चाहते हैं, किसी से भयभीत होते हैं तो उससे दूर रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक ज्ञान पहचान में नहीं आता है, बिना ज्ञान के हम किसी के कितना पास आएं और कितना दूर रहें ये पहचान पाना संभव नहीं है। तो किससे क्या अपेक्षा करना है और क्या अपेक्षा नहीं करना है, यही अच्छी निश्चित दूरी को पहचानने का सार है। किसी से क्या अपेक्षा करना है और क्या अपेक्षा नहीं करना। हर व्यक्ति अपने से की गई अपेक्षाओं को पूरा करके सुखी होता है कि पूरा नहीं कर पाता है तब सुखी होता है? पूरा करके सुखी होता है, इसलिए वो पूरा करना ही चाहता है। उसकी करने की योग्यता नहीं है बेचारे की, तो क्यों कपड़े फाड़े जाएं। तो इसका मतलब है कि सामने वाला अपेक्षा पूरी नहीं करता है तो ये उसकी कमी है, या मैं उसकी अपेक्षा पूरी ना करने से मैं परेशान होता हूँ, ये मेरी अयोग्यता है। ये मेरी अयोग्यता है कि मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूँ कि सामने वाले की इस अपेक्षा को पूरा करने की योग्यता नहीं है। यदि मैं ये पहचान लेता हूँ कि ये पागल है और इसकी सामान्य व्यवहार करने की योग्यता नहीं है, तो मैं उससे सामान्य व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उससे परेशान नहीं होता हूँ। जब मैं किसी से ये अपेक्षा करता हूँ कि ये 30 साल का है, तुमको तो ऐसा होना ही चाहिए, 50 साल का आदमी है वो तो ऐसा होता ही है, टीचर तो ऐसा होना ही चाहिए, सास को तो ऐसा होना ही चाहिए, बहू को तो ऐसा होना ही चाहिए। हमने किसी व्यक्ति के आचरण को किन्हीं शब्दों के साथ जोड़ के रखा है, उसकी स्थिति के साथ जोड़ के नहीं पहचाना, तो अति अपेक्षा करना हो ही सकता है। और अति अपेक्षाएं जब पूरा नहीं होती हैं तो फिर हम अपेक्षा शून्यता की ओर जाते हैं कि आज के बाद तुमसे कोई उम्मीद नहीं करूंगा। दोनों तरफ लात ही खानी है अपने को कुल मिला के, है ना। या तो अति अपेक्षा करना है या अपेक्षा शून्य होना है, दोनों ही प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो सही अपेक्षाओं को किया जाए और सही अपेक्षाओं को पहचाना जाए। तो मैं स्वयं से भी क्या अपेक्षा करूं और मैं दूसरों से भी क्या अपेक्षा करूं। तो हर इकाई अपने वातावरण सहित है, उसके वातावरण में हस्तक्षेप करता हूं तो वो परेशान होता है। तो किसी के वातावरण को हस्तक्षेप किए बिना उसको सहयोग देने की स्थिति में आ पाना, ये परस्पर विकास का काम हो सकता है। एक दूसरे के कपड़े फाड़ने से विकास नहीं होगा। बढ़िया है? वो ठीक है, किस बात से किसको क्लिक होगा ये नहीं पता है, किसकी खिड़की कहाँ खुलेगी ये पता नहीं होता है। वो मॉल जैसा है, मॉल में सारे ब्रांड हैं, सारा सामान है, देखते जाओ, जो पसंद आ जाए ले लो। तो हमारा काम मॉल टाइप है, सारा माल दिखा दो। माल बहुत है, कदरदान की जरूरत है। बताइए क्या समझ में आया, इस चर्चा से क्या समझ में आया? दूरी नहीं, अच्छी निश्चित दूरी बनाए। अच्छी दूरी जहाँ व्यवस्था के अर्थ में हो, जहाँ दोनों का विकास हो, दोनों सुखी हों। भैया जो खाली स्थान है, इसका मतलब वहाँ क्रिया होती है या नहीं? पहले जो क्रिया हो रही है उसको देख लें। तो अभी इस चर्चा से ये समझ में आया कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ, धरती अपने वातावरण सहित है, चांद अपने वातावरण सहित है, मंगल अपने वातावरण सहित है। चांद और धरती कितना दूर रहते हैं, इतनी दूर भी ना चले जाएं कि एक दूसरे के साथ संबंध को ना पहचान सकें, और इतनी नज़दीक भी ना आ जाएं कि एक दूसरे के वातावरण में हस्तक्षेप करें और अव्यवस्था हो जाए, है ना।
तो सभी जगह ये अच्छी निश्चित दूरी का सिद्धांत काम करता ही है। उसी तरह से मानव भी मानव के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी को पहचानना चाहता है। जिंदा रहने के धरातल पर जीता है तो रूप बल धन पद की दूरियों को आकर्षण में है ना झपा जाता है। और यदि मानव अपने आप को मानव के रूप में पहचानता है और जागृति के अर्थ में एक दूसरे की परस्परता को पहचानता है, तब अच्छी निश्चित दूरी को पहचान पाता है। तो जागृति के अर्थ में मानव मानव की परस्परता को पहचान सकता है। जागृति के अलावा हम जब भी एक दूसरे के साथ रूप बल धन पद के अर्थ में, इंद्रियों के आकर्षण के अर्थ में परस्परता में आएंगे, वो अच्छी निश्चित दूरी की पहचान वहाँ नहीं हो सकती है ना। तो सृष्टि में व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान है, व्यवस्था के अर्थ में परस्परता है और व्यवस्था के अर्थ में अच्छी निश्चित दूरी है। मानव में जागृति ही व्यवस्था है, इसलिए जागृति के अर्थ में ही अच्छी निश्चित दूरी को मानव मानव की परस्परता को पहचाना जा सकता है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि दो मानव ठीक से जी सकें, उनमें दूरियां रहेंगी, युद्ध और संघर्ष रहेगा, मानसिक हो या भौतिक हो। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुरूप परस्परता हो सकती है। हमारी कल्पना से व्यवस्था किसी के साथ परस्परता नहीं बना सकते। अभी हमने मानव के साथ परस्परता को जिंदा रहने के धरातल पर पहचानने की कोशिश की है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा। तो मानव मानव की परस्परता में आप दुखी होते रहें, दूसरे के दुख का मजाक उड़ाते रहें या दूसरे के दुख में रोते रहें, इतना ही कर सकते हैं, संवेदनहीन संवेदनशील। लेकिन उसके साथ व्यवस्थित तो नहीं हो सकते हैं। तो इसका एक मतलब है, जब एक आदमी अपने में जागृति के रेफरेंस को पहचान लेता है, उस एब्सोल्यूट वैल्यू को पहचान लेता है, तो अपने में वो अपने लिए अस्तित्व के साथ परस्परता को पहचान लेता है, तो वो परेशान होना बंद हो जाता है। दूसरे मानव के साथ भी हम जागृति के अर्थ में पहचानेंगे। दूसरे के रोने गाने से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे के रोने गाने के कारण को पहचानने की ज़रूरत है। वो भी समझने के लिए तैयार हो जाए, इतना ही कर सकते हैं। ये अति संवेदनशीलता अपने में एब्सोल्यूट वैल्यू को ना पहचानने की सूचना है। दूसरे के दुखों को देख के बहुत दुखी होना, पॉजिटिवली कहें तो संवेदनशीलता है। उस गैप को पहचानने की कोशिश करें तो अपने में उस एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं पहचाना है, ताकि उसकी ज़िंदगी में वो दुखी होना भी एक प्रक्रिया है उसका विकसित होने के क्रम में आगे जाने के अर्थ में। जब उसको हम टोटलिटी में देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि मानव में सारे दुख मात्र इस बात की सूचना है, मानव में सारे दुख मात्र इस बात की सूचना है कि आपका ध्यान इस बात पे चला जाए कि रास्ता इधर नहीं है। तो रास्ता किधर है तो आप खोजना शुरू करें। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो गाड़ी में जो इंडिकेटर है वो बता देता है भाई पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, गाड़ी रिजर्व में लग रही है, तो आप पेट्रोल डाल दें। तो बार बार ये सुई नीचे चली जाती है तो आप इसको स्क्रू ड्राइवर से फुल पे फिक्स कर दें, उसके बाद कभी पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा। ठीक, लेकिन ये संभव नहीं है। गाड़ी ये कह रही, सुई कहती है कि पेट्रोल फुल है, लेकिन गाड़ी तो खड़ी हो गई। तो इसका मतलब है कि सुई का लगे रहना उचित है। सुई इस बात की सूचना है कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है। शरीर में दर्द इस बात की सूचना है कि कितनी अव्यवस्था है। शरीर में हल्कापन इस बात की सूचना है कि शरीर कितना स्वस्थ है। जीवन में दुख इस बात की सूचना है कि किसी नियम को नहीं पहचाना है। जीवन में हल्कापन इस बात की सूचना है कि नियम को पहचाना गया है। तो जब नियम को नहीं पहचाना गया है तो उसको नहीं पहचाना गया है ये सूचना आए कि नहीं आए। यदि सूचना नहीं आएगी तो आप उसको ठीक कैसे करोगे। तो गाड़ी की यथास्थिति को पहचानने के लिए दर्द और दुख रूपी सूचनाएं आती रहेंगी, है ना। हम डॉक्टर के पास गए और बहुत अपना दुख बताया, हमारे दुख को सुन के वो बेहोश हो गया, तो क्या इलाज करेगा। हमारे दुख को वो शांति से सुनता है, हम कितना भी रोएं गोएं चिल्लाएं उसको सुनता है, उस सूचना का मतलब समझता है, क्या ऑपरेट करना है, क्या हैंडल करना है, उस सॉल्यूशन को आपको दे देता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख और दर्द मात्र सूचनाएं हैं, ताकि शरीर और मन स्वस्थ रह सके, इस बात की सूचनाएं हैं। और सारा दुख इस बात की सूचना है कि अच्छी निश्चित दूरी को नहीं पहचाना गया है। तो मानव मानव की परस्परता में, मानव और नेचर की परस्परता में, और मानव की स्वयं की जिंदगी में जागृति ही एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो जब तक एब्सोल्यूट रेफरेंस की रोशनी में दूसरे मानव को नहीं पहचानता हूँ, प्रकृति को नहीं पहचानता हूँ, स्वयं को नहीं पहचानता हूँ, तब तक अच्छी निश्चित दूरी का पालन नहीं होगा, तब तक दुखी होने की सूचना आती रहेगी। दुखी होने की सूचना आए कि नहीं आए? आए, वो प्रकृति का मैकेनिज्म है, वो प्रकृति की व्यवस्था है, उसको धन्यवाद दो। कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, इस बात की सूचना आपको मिल रही है। उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको हैंडल नहीं करेंगे, 2-4 पार्ट और टूटेंगे, है ना। हमको जिंदगी हैंडल करना आती है। जो पहली बार आवाज़ आई थी तभी पार्ट ठीक कर दिया था, तभी उसकी ग्रीसिंग कर दिया था। नहीं ध्यान दिया, 2-5 पार्ट और टूट गए। इतना ही होता है। तो कोई भी समस्या जब शुरू होती है वो कभी भी बड़ी नहीं होती है, मिस हैंडलिंग उसको बड़ा बनाती है। बढ़िया, क्या समझ में आया? लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया। इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? हाँ जी, चले। नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ, पूरा सवाल बना नहीं है कि जैसे आपको कई बार सुना, ये 80 निश्चित दूरी आपने पहले शायद बोला होगा, पर थोड़ा बोला होगा, आज बहुत विस्तार से बोला आपने कि अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसमें सब जगह 80 निश्चित दूरी है। सूर्य की पृथ्वी से, चंद्रमा की पृथ्वी से, और सब घर में पहचानोगे ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ फाइनली। तो नहीं, फाइनली तो घर में ही तो समस्या है, बाकी तो ठीक ही चल रहा है जी। सूर्य तो ठीक ही चल रहा है ना, पृथ्वी भी ठीक चल रही है। तो अच्छी निश्चित दूरी में हर ग्रह अपनी गति, स्वभाव गति में है, ठीक है। अब परिवार में आ जाए अपन, है ना। हर इकाई अपने वातावरण के साथ, आपने कहा, तो इतनी दूरी भी नहीं रखनी है संबंध में कि संबंध ही टूट जाए, खत्म हो जाए। हाँ। और इतना नजदीक भी नहीं आना है कि उसके वातावरण में हस्तक्षेप हो जाए। वही तो अब हर व्यक्ति, इसलिए बच्चा अपने रूम में जाके रूम बंद कर लेता है। नहीं, आप लोगों के घरों में बहुत झांकते हो आप। नहीं, मेरा बेटा भी ऐसे ही करता है। वो क्या कि कमरा बंद कर लेता है वो। नहीं, ठीक है। तो अब ये कि एक आपने बताया था कि यहाँ वातावरण, शायद वहाँ वातावरण अलग, आपने कहा था स्वतंत्रता का मतलब है वातावरण के दबाव से मुक्त हो जाना ही स्वतंत्रता है। वो वातावरण मान्यताओं का था, है ना। यही वातावरण है, वो यही है, यही है वो। एक तो ही मैं पत्नी, बेटा, पड़ोसी, माता पिता सब से निश्चित दूरी बनाए रखूं, तो उनके वातावरण, तो व्यक्ति का वातावरण जो है उसकी मान्यताएं, उसकी मान्यताएं हैं, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। आप तो कह रहे हो निश्चित दूरी बनाए रखनी है, तो मान्यताओं का ही तो दुख है, जहां नेताओं पे जाना है ना। इस भी आपने समय कम दिया सोचने का, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें आप पहले सोच लो। नहीं, फिर भी आप बताना, ये अभी बता टाइम लगेगा सोचने में। नहीं, प्रश्न बन रहा है। अच्छा। अभी एक मिनट। आदरणीय नागराज जी के साथ हम लोग बैठे थे, अच्छा एग्जाम्पल है वो हम लोगों के लिए। तो उनका पोता आया, तो उससे उन्होंने पूछा क्रिकेट में स्कोर क्या चल रहा है। अब उसने उनके आदरणीय नागराज जी के ये पूछते ही हमारे तो फ्यूज उड़ गए। यार, एक समाधि प्राप्त पुरुष, उसके बाद धरती पे ऐसा अनुसंधान दे दिया, उसके बाद वो पूछ रहा स्कोर क्या चल रहा है। मैं यार, ये कौन सी वाली वृत्ति है। तो वो तो पूछ के चला गया। तो हम पूछे भाई आपको क्रिकेट में क्या इंटरेस्ट है।
तो बोले क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, पोते में तो इंटरेस्ट है। ऐसा तो पत्नी की प्रियहित लाभ की दुकानदारी को ना उखाड़ा जाए। नहीं, वो उसमें अपनी अपनी दुकान को दोनों मिलके सेट कर लेना। अभी देखो मेरी वाली दुकान ये वाली है, तुम्हारी दुकान ये वाली है, मैं तुम्हारी दुकान में क्या बढ़िया कर सकता हूँ कोशिश करूँगा जितनी मेरी योग्यता है, और तुम मेरी दुकान में सहयोग दो जितना तुम कर सकते हो। तो मैं तुम्हारी दुकान में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, बाकी जो तुम्हारी दुकान का सुख है वो मैं भी ले लूँगा, मेरी दुकान का सुख तुम भी ले लेना। वो आपके आचरण को देख के समझेगा ही। दुकान क्यों किसी की बंद करना? कोई अपनी दुकान अपनी मर्जी से बंद करे, ये उसकी स्वेच्छा है। हमको किसी की दुकान बंद करने का अधिकार नहीं। हाँ हाँ जी जी ओम। इसका और वो हमारी दुकान बंद करने पे उतर आए तो कैसा रहेगा? है ना, ऐसी बात है। जी आइए। ओम। इसका मतलब यही हुआ कि आपसी संबंधों को व्यवस्थित करने में मर्यादित आचरण की दूरी अनिवार्य है। बिल्कुल ऐसा ही है भैया। परस्परता पहचाननी है जागृति के अर्थ में। अब ये मानव मानव में भी हो गई, और इसको और व्यापक करें तो व्यवस्था और मानव में भी हो जाए। परस्परता पहचानते जाना है और उचित दूरी बनाए रखनी है। अब हाँ, इसमें मतलब अनावश्यक हम क्या है, हमारे क्या दूसरे को ठीक करने में पहले से भी दूसरे को नियंत्रित करके अपने अहंकार का पोषण कर रहे थे। अब दूसरे को नियंत्रित करने का ये नया टूल मिल गया। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो जीवन विद्या के बाद ये और खतरनाक हो गया। जांचना शुरू कर दिया उसके कसौटी पे। हाँ, विद्या की कसौटी पे। और तुम तो जिंदा हो, जी नहीं रहे हो, जय सिया राम। है ना, जय सिया राम। तो परस्परता को पहचानना, वो भी कह देगी देख लिया तुम्हारी समझ, सब पता है तुम्हारा, अप्लाई नहीं किया। तो और रूप धन बल पद जो है उससे हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको अगर हम कसौटियां को चेंज करें, रूप बल धन पद के आधार पे हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, और धन पद के आधार पे दूसरे को डांटने का, कहने का, उसको चेंज करने का, अपने अनुसार चलाने का अधिकार को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, जबकि सामने वाले ने ऐसा अधिकार आपको दिया नहीं। और हम सूचनाओं को ज्ञान मान लेते हैं। जो हमको सूचनाओं को ज्ञान मान लेते हैं। हमें जो सूचनाएं है कि मुझे ज्यादा पता है, बस उसको हम ज्ञान समझते रहते हैं। बस बस, बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ जी साहब। हाँ जी, हाँ जी साहब। हमारी देखने की जो शक्ति है वो भी तो निश्चित है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी देख नहीं पाते, छोटी होती हैं, जिनको माइक्रोस्कोप से देखने से पता लगती है। हाँ। और बहुत सारी इतनी दूर होती है जिनको टेलीस्कोप से देखने से पता लगती है। तो खाली स्थान खाली है कि नहीं है? हो सकता है दुनिया में ऐसी चीज़ें बनी नहीं अभी तक जो देख सके। खाली स्थान में भी बहुत सारी चीज़ें। जब मिल जाएगा तब देख लेंगे, अभी तो नहीं दिख रही है। अभी ऐसा देख लो, और कोशिश करते रहना जितना टाइम बचा है। भैया, पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक सुख वाला जो एलिमेंट होता है, उसमें मर्यादा की डेफिनेशंस मतलब दोनों के लिए थोड़ा भिन्न है। मतलब उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक व्यक्ति को वो चाहिए ही चाहिए। उसमें उस टाइम पर फिर वो बहुत एक विवादित सी नहीं, विवादित का मतलब है कि जब तक वो एब्सोल्यूट एड्रेस हमारे पास नहीं है तब तक हम अपने सुख को पाने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। तो ऐसी तमाम सीमाएं हम क्रॉस कर सकते हैं जिसमें कि एक दूसरे को परेशानी हो सकती है। जी भैया। तो यदि हमारे पास वो एब्सोल्यूट वैल्यू है कि मानव के पास सुख की समाधान पूर्वक मानव सुखी होता है, तो समाधान की सूचना कम से कम हमारे पास है, समाधान पूर्वक हमारे जीने की कोई दुनिया बस गई है, तो इंद्रियों पे हमारी वो निर्भरता नहीं रहती है जो निर्भरता हमारी पहले होती है। हाँ, भैया, पर इसका मतलब सूत्र सुन लो कि संज्ञानशीलता के आधार पे संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संज्ञानशीलता के आधार पे संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। तो जब तक संज्ञानशीलता हमारे पास, उसकी मिनिमम हमारे पास सूचना हो,
मिनिमम वो मेमोरी में आ जाए, उसके अधिक में मनन हो जाए, उसके अधिक में साक्षात्कार हो जाए, तो जितना न्याय धर्म सत्य की सूचना हमारे पास मेमोरी में होगी, अर्थ के स्वरूप में होगी, तर्क सम्मत होगी, कुछ साक्षात्कार हो जाएगा, उस क्रम में हमारे सुख का नया दरवाज़ा खुल जाएगा। जब तक वो नया दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक हमारी निर्भरता इंद्रियों पे रहती है। ये रेप से लेके तमाम, चाहे आर्थिक है, चाहे मानसिक है, चाहे दैहिक है, जितने भी अपराध हैं, सामने वाला भी उस अपराध को करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मानसिकता में उसके अलावा कोई चारा नहीं है और सुख उसकी आवश्यकता है, इसलिए वो करना उसकी मजबूरी है। करने के बाद वो भी दुखी होता ही है, परेशान होता ही है, और ये चलता ही रहेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। तो जब तक हमारे पास संज्ञानशीलता वाला समाधान बराबर सुख का दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक हम इंद्रियों में नियंत्रित नहीं हो सकते। ठीक है, बढ़िया जी। तो सूत्र है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। तो जब तक गुरु मूल्य का दरवाज़ा नहीं खुला, बड़े सुख का दरवाज़ा नहीं खुला, तब तक इंद्रियों में हम अनियंत्रित रहेंगे ही। कभी किसी को पता चल जाता है, कभी नहीं पता चलता है। अपने को तो सारा पता चलता ही है, और अपने को तो जो अच्छा लगना है, खराब लगना है, वो सारी स्थितियाँ आती ही हैं, और परस्परता में भी गलतियाँ होती ही हैं, ऐसी बात। तो इसका मतलब है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, इसको स्वीकारा जाए, लेकिन वो सुखी होना चाहता है, इसको स्वीकारा जाए। सुखी होने के लिए उसके पास इंद्रियों के अलावा दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं है, इसको स्वीकारा जाए। महिला पुरुष में जो अंतर है, महिलाओं के पास पुरुष की तुलना में एक दरवाज़ा और खुला है, इसलिए सामान्यतः पुरुष की तुलना में महिलाएं इंद्रियों के मामले में ज़्यादा नियंत्रित पाई जाती हैं, सामान्यतः। अपवाद सब जगह मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चों को जो महिला को जो जन्म देने की घटना और उसके आधार पे उसकी कल्पनाशीलता का अपने बच्चों के साथ में जुड़ना, उस संबंध से सुख पाना, उसके भविष्य के लिए अपने तन मन धन को अर्पित करना, ये विंडो ऐसी है जो पुरुष के पास नहीं होती है, जो तुलनात्मक माँ के पास बहुत ज़्यादा होती है। तुलनात्मक नहीं होती, तो पुरुष में होगी तो ज्ञान के आधार पे होगी, महिला में ये बायोलॉजिकली आ जाती है। तो महिला में ये विंडो बायोलॉजिकली खुलता है, पुरुष में संबंध का विंडो खुलेगा तो ज्ञान पूर्वक खुलेगा, है ना। इसलिए आप ये एग्जाम्पल आप पाएंगे कि पिता ने पुत्री से, बेटी से गलती किया, ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। माँ ने बेटे से गलती किया, ये एग्जाम्पल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ की संबंध की स्वीकार्यता बहुत गहरी है। पिता की संबंध की स्वीकार्यता चेतना के स्तर के आधार पे आएगी। चेतना का स्तर नहीं है तो उसके लिए वो भी एक फीमेल है। यदि चेतना का स्तर नहीं है, और बड़ा वर्ग मिलेगा जिसमें बाप होने की चेतना नहीं होती है, पुरुष होने की चेतना होती है। अपने भीतर बाप होने की चेतना होना, पिता को फील कर पाना, पिता का बेटी को फील कर पाना, वो फीलिंग का लेवल अलग है। शब्दों में हम बाप बेटी बोल ही सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तो मानव का, पुरुष का संबंध को पहचानने का आधार चेतना है। महिलाओं का संबंध को पहचानने का पहला आधार बायोलॉजिकल है, फिर चेतना तो साथ में है ही है, ऐसा। इसलिए महिलाएं आप देखोगे संबंध को ज़्यादा झेलती हैं। महिलाओं में संबंध को निभाने का जो कमिटमेंट है, वो अपने घर के संबंध भी शादी के बाद भी निभाएगी, ससुराल के संबंध भी निभाएगी। आने वाले जाने वालों से कितना ही नाराज रहे, खाना तो खिला ही देगी, चाय तो पिला ही देगी, चाहे बाद में झगड़ा करे। पहले फ़ोन तो कर सकते थे, बिना फ़ोन किए किसी को भी ले आते हो, है ना। ये सब हो सकता है। भैया डॉक्टर बीके शर्मा और हम डिस्कस कर रहे थे कि महिलाएं पहले से एक लेवल पे हैं जीवन विद्या में। एक लेवल पे कहने का मतलब है कि चेतना का स्तर नीचे हो सकता है। हाँ। महिलाओं में चेतना का स्तर, चूंकि उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, चूंकि उनको हमेशा बांध के रखा गया है, उसमें फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं आता है, समाज असुरक्षित है, उसकी वजह से भी एक डरना पड़ता है। तो चेतना के स्तर के मामले में देखेंगे तो नीचे हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकली वो संबंध को फील करने की पृष्ठभूमि पुरुष की तुलना में ज़्यादा है। यदि समझदारी की शिक्षा आ जाएगी तो बहुत जल्दी ये स्थिति बनेगी कि महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। वो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अभी दिया आपने। क्योंकि अभी तक जो जीवन शैली रही उसमें शरीर की ताकत का रोल था। रूप बल धन पद में शरीर की ताकत का रोल ज़्यादा है ना। और जब आप पद की देखो, किसी भी स्टेट में आप देख लो, गर्ल्स के परसेंटेज लड़कों की तुलना में लड़कियां हर स्टेट में पढ़ने में आगे हैं।
अब लड़के को तो बाकी बाकी बहुत सारे काम है ना, वो काफ़ी बिजी है बाकी चीज़ों में, उसको पूरी दुनिया संभालनी। माइक कह रहे हैं तो ये पुरुषों की इनसिक्योरिटी का कारण और नहीं बन जाएगा क्या? नहीं, पुरुष का नियति ये है कि वो देवी की शरण में चला जाए। नहीं भैया, ऐसा हो तो नहीं रहा है। ऐसा हो तो हो नहीं। जाएगा, आप लोग थोड़ी मेहनत करें, हो जाएगा। वो नहीं था यथा नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा, मैं इसको बचपन में श्लोक को जब छोटा था क्लास में था तो मैं ऐसा मानता था कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ बीच बीच में देवता लैंड करते होंगे। और हमने कैसे लिया कि नारियों की पूजा है, हमारे समाज ने उसको लिया नारियों की भेंट पूजा। तो फिर धीरे से समझ में आया कि जो नारियों की पूजा करता है वो स्वयं देवता होता है। इसलिए हम तो बाई फैमिली ही देव हैं। ऐसा हाँ। वो जब तक इनका क्या, वो सामाजिक फ्रंट से कोई बात आती है ना उसको अप्रिशिएट करते हैं। कई लोग का पारिवारिक फ्रंट छूटा रहता है, वो बेसिकली बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं, मतलब बहुत सामाजिकता उनके उसमें रहता है, पारिवारिक फ्रंट छूट जाता है, पारिवारिक फिर से एबीसीडी से शुरू करता है। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ चलिए बढ़िया। हाँ मेरा कि आपने कल बताया कि जैसे मुझे मेरी मान्यता पता होनी चाहिए और जो मेरे साथ है मुझे उसकी मान्यता पता होनी चाहिए और उसको भी मेरी उसकी मान्यता भी पता होनी चाहिए और मेरी मान्यता भी पता होनी चाहिए, और साथ में हम मिलकर एक दूसरे की दूरी को कम करने का या एक दूसरे में एक अच्छे संबंध स्थापित करने का दोनों प्रोसेस मिलके कर सकते अध्ययन करें। दूरी करने से कम करने से नहीं होती है, अध्ययन करने से ही दूरी कम होती है। हैं। तो वही है ना कि एक दूसरे के साथ मतलब साथ आना, करीब आना, तो फिर वो एक निश्चित दूरी का बिना अध्ययन के करीब आएंगे तो शरीर ही करीब आता है, जब अध्ययन पूर्वक करीब आते हैं तो जीवन करीब आता है। पर फिर भी वो हो जाता है ना कि एक दूसरे की, कि मुझे उस सामने वाले इंसान की मान्यताएं पता है तो मैं उसको हेल्प कर रही हूँ और उसे वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो एक होता है एक संबंध करीब आता है, मतलब कह सकते हैं कि विचारों के लेवल पे हम करीब आते हैं, तो उसमें कैसे मतलब। हाँ चलो दोनों मिलके दारू पियेंगे, ऐसे करीब आ ही जाते हैं। दोनों मिलके फिल्म देख के आएंगे, दोनों मिलके पबजी खेलेंगे, तो ऐसे भी करीब आते हैं। तो अगर वो कहते, जैसा आपने कहा कि निश्चित दूरी, तो निश्चित दूरी ऐसे जागृति के अर्थ में, जागृति के अध्ययन पूर्वक, कोई तरीका नहीं, कितनी भी चर्चा करें। हाँ जी, अब आगे चलूं? चलिए, तो इस चर्चा से ये निकला कि दो तरह के एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि पानी पड़ा है और पानी में एक लोहे का बॉल है। पानी को स्पेस माने और इसको इकाई माने। तो जब लोहे की बॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो जहाँ बॉल है वहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी है वहाँ बॉल नहीं है, और जहाँ जहाँ बॉल जाएगी वहाँ से पानी हट जाएगा। एक ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, पानी है और पानी में रुई है। तो जहाँ रुई है वहाँ भी पानी है, जहाँ पानी है ना, वहाँ रुई हो ना हो, लेकिन जहाँ रुई है वहाँ पानी है ही, और जहाँ भी रुई मूव करेगा वो पानी में मूव करेगा, और पानी रुई के आर पार है, पानी रुई के आर पार है, कण कण से आर पार है। तो इस रूप में देखेंगे तो ये समझ में आया कि सभी इकाइयों से खाली स्थान आर पार है, सभी इकाइयों से खाली स्थान आर पार है। तो खाली स्थान है ही,
मैं मूव करता हूँ तो खालिस्तान में मूव करता हूँ, खालिस्तान में कोई हलचल नहीं है, खालिस्तान इतनी सूक्ष्म अति सूक्ष्म रियलिटी है कि खालिस्तान अपनी जगह बनाई हुआ है और इकाई खालिस्तान में मूव करती है। ये बात पहुंचे? इसी को बोला कि खालिस्तान अपने आप में पारगामी है, खालिस्तान इकाइयों के आर पार है। खालिस्तान इकाइयों के आर पार है, तो इकाइयों के चारों तरफ भी खालिस्तान है, इकाई के भीतर भी खालिस्तान है। खालिस्तान से मुक्त कोई जगह है ही नहीं। एक ऐसी सूक्ष्म अति सूक्ष्म वास्तविकता जो इकाई के कण कण से, पार्टिकल से, एटम से भी आर पार है, ऐसी एक वास्तविकता को हमने खालिस्तान के रूप में पहचाना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। है? फिर से कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये तो क्लैरिटी हमारी बन गई कि खालिस्तान के चारों तरफ खाली, इकाई के चारों तरफ खालिस्तान है। फिर ये भी क्लैरिटी बन गई कि इकाई एटम मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, मॉलिक्यूल के बीच में भी खालिस्तान है, एटम के अंदर भी खालिस्तान है। तो सार ये कहने का आया कि बेसिकली खालिस्तान इकाई के चारों तरफ ही नहीं है, इकाई के भीतर भी खालिस्तान आर पार है। खालिस्तान सभी जगह है। इसको और समझते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये चर्चा कर सकते हैं कि स्पेस है और यूनिट्स है। इधर बनाता हूं। जहां स्पेस है, स्पेस भी हो और खालिस्तान भी हो, इसका एग्जाम्पल ये हॉल, ये ब्रह्मांड, स्पेस में खालिस्तान, ये तो क्लियर हो गया। स्पेस हो और खालिस्तान ना हो, इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, स्पेस और यूनिट है, खालिस्तान और इकाई है, तो खालिस्तान में इकाइयाँ, ये हॉल है, ये ब्रह्मांड है। खालिस्तान हो और इकाइयाँ ना हो, इसका एग्जाम्पल वैक्यूम है और अंतरिक्ष है। खालिस्तान ना हो और इकाइयाँ हो, पॉसिबल नहीं है, तो वो आ गया कि सब जगह खालिस्तान है ही है। और खालिस्तान भी ना हो, इकाइयाँ भी ना हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दो संभावनाएं रूल आउट हो गई। तो ये पता चला कि सभी जगह खालिस्तान है ही, इकाई के भीतर भी, इकाई के बाहर भी, है ना। सभी जगह खालिस्तान है ही और इकाइयां हैं जहाँ पे जगह इकाई हो सकती है, इकाई नहीं भी हो सकती है। और ये हमारे ध्यान में आता है कि सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं। सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं। तो क्रिया दिखाई देगी तो कहाँ दिखाई देगी? इकाई में दिखाई देगी। लेकिन जहाँ इकाई नहीं है वहाँ क्या दिखाई देगा? खालिस्तान है केवल। क्या खालिस्तान में किसी क्रिया का दर्शन होगा? खालिस्तान में किसी क्रिया का दर्शन नहीं है। तो खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है। तो क्रिया शून्य वास्तविकता में क्रियाशील इकाइयों के रूप में यह अस्तित्व है। खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है, क्योंकि क्रिया का मतलब है गति, तरंग और दबाव। गति, तरंग और दबाव का दर्शन हमको किसी इकाई में ही होगा, बल्कि क्रिया समुच्चय का नाम ही इकाई है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल अपने आप में किसी कंपन या किसी गति के साथ रहते ही हैं, परस्परता में कोई दबाव की स्थिति बने ही रहती है। तो इस रूप में जो क्रिया का मतलब है वो इकाई है, इकाई का मतलब क्रिया है। ये पहुंचता है? क्रिया मतलब इकाई, इकाई मतलब क्रिया। क्रिया का मतलब गति, तरंग और दबाव। गति, तरंग और दबाव का दर्शन कहाँ होगा? इकाई में होगा।
तो इकाई में गति, तरंग और दबाव का दर्शन होगा। और यदि हम नेचर को देखते हैं तो हमको खाली स्थान है, इकाइयाँ नहीं हैं, ऐसी स्थिति उपलब्ध होती है जहाँ इकाइयाँ नहीं हैं। क्या वहाँ किसी क्रिया का दर्शन होगा? खाली स्थान में किसी क्रिया का दर्शन होगा जहाँ इकाई नहीं है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। तो ये पता चला कि पूरे अस्तित्व को देखें तो क्रिया शून्य में क्रियाशील इकाइयाँ दिखाई देती हैं। क्रिया खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य में पूरी सृष्टि क्रियाशीलता के रूप में दिखाई देती है। तो पूरा अस्तित्व, सह अस्तित्व इस रूप में है कि खाली स्थान क्रिया शून्य में क्रियाशील इकाइयाँ। क्रियाशील इकाइयाँ कितने प्रकार की हैं? क्रियाशील इकाइयों की बात करेंगे तो केवल 2 ही प्रकार की हैं, जिसको हम जड़ परमाणु कह रहे हैं, जो 108 प्रकार के हैं और जो अपने आप में अनंत हैं। वैसे ही दूसरी चीज जीवन है ना? उस जीवन में भी क्रिया है, जड़ परमाणु में भी क्रिया है। क्रिया केवल 2 ही जगह दिखाई देती है। जड़ परमाणु की क्रिया फिर हमको पेड़ पौधों के रूप में, शरीर के रूप में, भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप के रूप में दिखाई देती है। जीवन क्रिया हमको सोचने, विचारने, आशा, है ना, सुखी दुखी होने के रूप में दिखाई देती है। तो मूल में कहेंगे कि मूल इकाइयाँ 2 ही हैं, जड़ परमाणु है और चैतन्य इकाई है, जिसमें हमको क्रियाशीलता का दर्शन होता है। इकाई ही 2 प्रकार की है। पहले भी कहा कि चैतन्य इकाई है और केवल जड़ परमाणु है। बढ़िया, यहाँ तक ठीक। धीरे से और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पता चला कि सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं। सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं। इसका मतलब है कि सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं। इसका अर्थ है कि सभी इकाइयाँ अपने आप में बल संपन्न हैं, क्योंकि बल के बिना क्रिया नहीं है। बल के बिना, है ना, ये पेन चलता है तो इसके पीछे मैं कोई बल लगाता हूँ, ठीक? तो बल के बिना क्रिया नहीं है। इसका मतलब है सभी इकाइयाँ कैसी हैं? बल संपन्न हैं। तो सभी इकाइयों में कोई बल लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनमें गति दिखाई देती है, क्रिया दिखाई देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी इकाइयाँ बल संपन्न हैं। इसका मतलब सभी इकाइयाँ ऊर्जा संपन्न हैं, क्योंकि ऊर्जा के बिना बल नहीं है। सभी इकाइयाँ अपने आप में ऊर्जा संपन्न हैं। ऊर्जा से बल है और बल से क्रिया है, ऐसा रिलेशन हमारे पहचान में आता है ना? ठीक हो गया? तो क्या समझ में आया यहाँ से? पूरी चर्चा में क्या समझ में आया? सभी इकाइयाँ कैसी हैं? क्रियाशील हैं। इसका मतलब बल संपन्न है। इसका मतलब ऊर्जा संपन्न है। तो सृष्टि की सभी इकाइयाँ, एक एटम से लेके, धरती से लेके, है ना, शरीर से लेके और कोशिकाओं से लेके, सभी से ले, हाँ जी। तो हम एक बहुत क्रिटिकल जगह में आ गए हैं, बहुत एक सही जगह में आ गए हैं।